हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक नया मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। अब तक हमने थॉमसन मॉडल सबसे पहले देखा था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल देखा और उसके बाद आपका बोहर का मॉडल जो था एटॉमिक मॉडल वो हमने देखा। ठीक है, तीनों में से आपका बोहर का मॉडल थोड़ा सही था। ठीक है, आज हम उसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? एक तो उसने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को माना था। ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला था, क्योंकि डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एज ए वेव की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, मतलब बोहर ने बताया था कि आपको न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, जबकि हाइजेनबर्ग क्या बताता है हमें? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को आपका बोहर का मॉडल अकाउंट में नहीं करता है। ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये वो मॉडल है जो आपके डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों मॉडल को काउंट करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो अब तक का ये लेटेस्ट मॉडल है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया, पार्शियली फील्ड या फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों होती है, वो सब रीजंस हमने देख लिए थे। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल का टॉपिक है। ठीक है ना, तो जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आपको केवल उतनी ही चीज़ें समझनी है। ठीक है, जितनी मैं समझा रहा हूँ, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में अपना ये सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है ना, केवल थोड़ा सा पोर्शन है जो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? थोड़ा मैथमेटिकल होता है ये पोर्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्या है मॉडल हमारा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये जो आपका मॉडल है ये आपके डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है उन दोनों को अकाउंट में लेता है। ठीक है, मतलब उन दोनों के अनुसार ये वर्क करता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन डी ब्रोगली concept and Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है, तो इसने आपके इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को माना था। तो हम क्या कह सकते हैं? इट अकाउंट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज तो आपका डी ब्रोगली। और हाइजेनबर्ग हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में हमें देखना है। इस मॉडल को देखने के लिए हमें एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखना पड़ता है। वो हम देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपकी होती क्या है। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? ये होती है आपके डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ठीक है,
ये इतना बड़ा जो आपका वेव फंक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपका श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो वेव मूव कर रही है, उस वेव का ये एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन होता है। जैसे वेव फंक्शन होता है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स का जो वेव फंक्शन होता है वो कैसा होता है, लाइक दिस, ठीक है ना, इस टाइप का वेव फंक्शन होता है, ठीक है। वैसा ही वेव फंक्शन आपका मैथमेटिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो डेल होता है, पहले तो हम देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। जो डेल होता है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। ये आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पढ़ोगे और अच्छे से, ठीक है ना। डेल होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो साई होता है इसको हम बोलते हैं साई, PSI, इसे हम क्या बोलते हैं, साई। साई क्या होता है आपका, वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, क्लियर है। इसके बाद हम देखें आपका एक्स वाई और जेड, ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। पाई और एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ई जो होता है ई होता है आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन शेल, ठीक है। जो भी आपको शेल दिया हुआ है उस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। और वी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन शेल, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो आपका साइन होता है वेव फंक्शन, ये आपके वेव फंक्शन तो है ही सही, उसके अलावा आपका जो आपकी वेव होती है, जो आपकी वेव है लाइक दिस, अगर ये आपकी वेव है, ठीक है, ये जो होता है हाइट, ठीक है, या तो ऊपर या फिर आपके नीचे, ये दोनों हाइट बराबर ही है, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं हम इनको, एम्पलीट्यूड। वेव की जो ये हाइट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसके बारे में भी हमें कौन बताता है, आपका साइन ही बताता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं साइन, इट आल्सो डिनोट्स और इट आल्सो डिफाइन द एम्पलीट्यूड, डिफाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। जो वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमें बताता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें इसी में कि ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस मॉडल के लिए कम्प्लीटली सोल्यूबल है, ठीक है। सोल्यूबल मतलब इसका सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन लिक्विड वाला सॉल्यूशन नहीं। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो जो आंसर मिलता है, साई की वैल्यू मिलती है, वो आपके हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन दूसरे जो एटम्स होते हैं उनके लिए पार्शियली करेक्ट होती है, पूरी 100% करेक्ट नहीं होती है। ये भी अभी रनिंग कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। तो दूसरे एटम्स के लिए इसका पार्शियली हमें सोल्यूशन मिलता है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है, जो बोहर का मॉडल था, वो भी आपके एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए था, मतलब हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज के लिए। तो उसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी दूसरे जितने भी एटम्स हैं उनके लिए पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप नोट बना के लिख भी सकते हो, दिस इक्वेशन
can be completely solved for hydrogen atom and partially solved for other atoms तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये होता है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उनके मीनिंग। ठीक है, इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके जो क्वांटम नंबर्स होती है उसमें एन, एल और एम, जो 3 क्वांटम नंबर्स होती है वो हम डिराइव करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बाकी जो एक एस जो आपके स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो होती है आपके थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो दी N, L and M are the constant of Schrodinger wave equation. ठीक है, and derived from it. ठीक है, ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जबकि जो आपकी होती है S, whereas the spin quantum number is theoretical। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हम साइन जो आपका वेव फंक्शन होता है, ठीक है, उसको एन, एल और एम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन को हम साइन, एन, एल और एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपको आपके सामने लिखूं साइन 320, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है? 3, एल की वैल्यू आपके पास है 2, ठीक है, और एम की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या आप मुझे इसका ऑर्बिटल बता सकते हो? कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3d। क्लियर है? एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए। क्लियर? वहीं अगर मैं आपको बोल दूं साइन 420, ठीक है, इसके लिए मुझे आप ऑर्बिटल बताओ, क्या होगा? 4d। सिंपल, एन की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे? 4, डी की वैल्यू या फिर आपके एल की वैल्यू क्या है? 2 और एम की वैल्यू 0। ठीक है, निकाल लोगे ना? ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हुई वेव फंक्शन की बात। अब अगर हम बात करें इस साइन की, जो ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका 2 पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। जो आपका वेव फंक्शन है इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रेडियल पार्ट, एक होता है आपका रेडियल पार्ट, एक होता है आपका एंगुलर पार्ट। क्या होता है? एंगुलर पार्ट। ठीक है, समझते हुए चलो, बस अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को। ठीक है ना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेडियल पार्ट, ठीक है, और ये आपका एंगुलर पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो रेडियल पार्ट होता है ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपका एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है ना, ये आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कौन सा एंगल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल मेड फ्रॉम द एक्सिस, एंगल मेड
फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस से आपका जो एंगल बनता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियल पार्ट जो है आपका एन और एल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल, ठीक है। जैसे ही एन की वैल्यू चेंज होगी, शेल नंबर चेंज होगा, आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी चेंज होगी, ठीक है। और ये जो आपका एंगुलर पार्ट होता है ये डिपेंड करता है आपका, इट डिपेंड्स ऑन एल एंड एम, एल और एम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसमें ये जो पार्ट होता है एंगुलर पार्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको दूर जाने देते हैं, ठीक है। हम किसको पढ़ेंगे, केवल और केवल रेडियल पार्ट को, ठीक है। यही हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके नोड्स के बारे में। नोड क्या होते हैं, नोड आपको पता होगा आई थिंक, क्या होते हैं नोड, क्या होते हैं पता है ना, क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है, उसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम नोड के टाइप देखते हैं, वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके नोड के बारे में। कि आपके नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। नोड क्या होते हैं आपके, वो रीजन होता है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस at which probability of finding an electron is 0, क्या होती है, 0 होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, आपके नोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके रेडियल नोड और एक होते हैं आपके एंगुलर नोड, ठीक है। जो टोटल वैल्यू होती है आपके इन दोनों की, जो टोटल नोड होते हैं वो होते हैं आपके पास n-1। कितने होते हैं, n-1। n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर शेल नंबर, ठीक है। जो एंगुलर नोड होते हैं वो होते हैं आपके l के बराबर, l मतलब आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो रेडियल नोड कितने बचे आपके पास, n-l-1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा, n-1, दैट इज टोटल नोड्स। ये आपके टोटल नोड्स हैं, यहाँ आप लिख लीजिए टोटल नोड्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो चीजें हैं वो सब आपके इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखिए अब नोड ऐसा प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। साइन जो आपका वेव फंक्शन है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो 8 नोड, अगर हम नोड के ऊपर बात करें, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। ये भी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, साइन अगर 0 है, ठीक है, मतलब इसका रेडियल नोड भी 0 होगा और एंगुलर नोड भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर रेडियल नोड के लिए हम बात करें तो r, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके, इसको हम रेडियल नोड को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r स्मॉल r, ये भी 0 होगा, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन r से, ये भी आपका 0 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ 3p, इसमें आप मुझे नोड बताइए टोटल, एंगुलर और रेडियल। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें टोटल नोड होंगे n-1, दैट इज 3-1, दैट इज 2। अगर हम बात करें आपके एंगुलर नोड, ये क्या होंगे, l, p के लिए l की वैल्यू है 1, क्लियर। रेडियल नोड,
वो कितने होंगे, वैसे तो 1 ही होंगे क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा, बट इसमें से अगर निकालें हम, n की वैल्यू है 3 माइनस l की वैल्यू 1 माइनस 1 कितनी आती है 1, 1 प्लस 1 2, क्लियर। 5d निकालिए, टोटल नोड्स कितने होंगे, 5 माइनस 1 दैट इज 4। आपके एंगुलर नोड वो कितने होंगे आपके पास, L दैट इज SPD, थर्ड नंबर पे तो 2। तो आपके रेडियल नोड कितने होंगे, 4 माइनस 2 कर लो, आप 2 कर लो या फिर ऐसे निकाल लो, सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, नोड निकालना आना चाहिए, ठीक है, नोड सीखना है आपको, क्लियर है। इसको नोट कीजिए। फिर हम आपके ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ साइन आर वर्सेस आर के, ठीक है। साइन आर हमें क्या बताता है, आपका वेव फंक्शन है ये, ठीक है, वेव फंक्शन और आर के लिए अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए दैट इज SPD, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखते हैं उनको हम कैसे प्लॉट करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, आपके ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। प्लॉट करेंगे आपके रेडियल पार्ट के लिए, ठीक है ना, केवल और केवल रेडियल पार्ट के लिए, ग्राफ्स फॉर रेडियल पार्ट दैट इज साइन आर और आर आर वर्सेस आर। यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, चलिए देखिए ग्राफ्स हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, आपको तुरंत समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम SPD और इनके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो सबसे पहले S के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं S ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो S ऑर्बिटल के लिए जो आपका ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। कहां से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द ग्राफ फॉर S ऑर्बिटल the graph for s orbital is not start, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, not start from origin। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्यों होता है इससे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको याद रखना है, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। किसी भी s ऑर्बिटल के लिए अगर हम वेव फंक्शन देखें तो वेव फंक्शन मान लो अगर हम 1s के लिए देखें तो इसकी वैल्यू होती है k आपका कोई कांस्टेंट, ठीक है, z बाई ए नोट, या फिर आप लिखिए हाँ जेड बाई ए नोट इसकी पावर 3/2 डॉट, मतलब मल्टीप्लाई ई की पावर -2ZR अपॉन ए नोट। यहाँ पे ए नोट क्या है आपका, बोहर रेडियस, क्या है, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमारे जो रेडियस का फॉर्मूला था दैट इज R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, वो था ना, उसमें n की वैल्यू भी आप 1 रखो, z की वैल्यू भी 1 रखो, तो आपके पास यही वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। यहाँ ये जो स्मॉल आर है ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखिए नोट पे क्या होता है, अब जब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, r बराबर 0 होता है, अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है। जब न्यूक्लियस पे r की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर है -0, मतलब e की पावर -0 मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस ये है आपका पूरा पूरा कांस्टेंट, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये तो इसकी वैल्यू हुई 1 इंटू सम कांस्टेंट, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, मतलब साइन क्या होगा आपका नॉन जीरो होगा। जब r बराबर 0 होगा
तो साइन जो होगा नॉन जीरो होगा, इसलिए ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। क्या याद रखना, एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें साइन आर वर्सेस आर के बीच में, ठीक है, ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा उसका नेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे टच नहीं करता है। देखिए, इसको ग्राफ को बनाने का क्या तरीका है, ये हम बनाते हैं आपके 1s के लिए। ठीक है, 1s में आप निकालिए आपके रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड निकालिए, मुझे बताइए इसके लिए 1s के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, 1 माइनस एन माइनस एल माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू होती है 0, एस के लिए माइनस 1, तो रेडियल नोड है 0, मतलब ये कहीं पे भी टच नहीं करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती मतलब ये जो ग्राफ है आपका कहीं ना कहीं आपका टच करता, कट करता। ठीक है ना, लेकिन आपके पास रेडियल नोड की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी नहीं आएगा समझ में आपको, एक ग्राफ और मैं प्लॉट करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अभी मैं बात करता हूँ 2s के लिए। किसके लिए, 2s के लिए मुझे रेडियल नोड बताइए। 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना होगा, 1, मतलब इसमें एक रेडियल नोड आपका आएगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, मतलब जहां पे साई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये यहाँ पे इसको कट करेगा। ठीक है, एक ही रेडियल नोड है आपका, एक ही बार कट करेगा, तो फिर आपका यूं घूमते घूमते आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से जाएगा घूमते हुए कट कर जाएगा, एक ही बार कट करेगा। ये जो जहां आपका कट करेगा वो होगा आपका रेडियल नोड। क्या होगा, रेडियल नोड। सेम आपका ग्राफ है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब थर्ड के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, इस तरफ मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप क्या करना, एक ही पेज में इसको टाइप कर, इसको ग्राफ को नोट करना, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ना। ठीक है, फिर इसको नोट करना और फिर उसके बाद सामने स्पेस छोड़ना। ठीक है, क्योंकि हम 1s 2s 3s और 4s 4 ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आपको सामने स्पेस देना है। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें 3s के लिए, किसके लिए, 3s के लिए, 3s में आप मुझे बताइए आपके रेडियल नोड कितने होंगे, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है आपको 2 बार कट करेगा। कितनी बार, 2 बार कट करेगा। देखिए कैसे, बस एक बार यहां तक कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे फिर कट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, ये आपका रेडियल नोड, क्या है आपका रेडियल नोड, ये भी आपका क्या है रेडियल नोड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, 2 रेडियल नोड बनेंगे इसमें। क्लियर, वही आर वर्सेस किसका ग्राफ है आपका, साइन का। ठीक है, ये आपका 3s के लिए हो गया। यही है ग्राफ, अगर मैं आपको पूछूं 4s के लिए, तो आप मुझे आई थिंक अब तो बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा। इसके लिए रेडियल नोड होंगे 4 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 3, मतलब ये जो ग्राफ है कितनी बार कट करेगा, 3 बार। कैसे, देखिए बस 1 2 एंड 3, 3 रेडियल नोड होंगे इसमें, 1 रेडियल नोड, ये आपका सेकंड रेडियल नोड, तो ये आपका थर्ड रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, बस आपको ग्राफ निकालना आना चाहिए, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है ग्राफ निकालना आना चाहिए। जैसे मैं आपको दे दूं एक एग्जांपल के लिए मैं पूछ रहा हूं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया। ठीक है, और मैं आपको पूछता हूँ कि ये कौन से ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो
वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोच के मुझे बताइए कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ हो सकता है। पॉज किया, आया आंसर? देखिए मैच करते हैं, आपका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5, 5 बार कट कर रहा है, मतलब इसमें 5 नोड है। तो n माइनस एल माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है आपकी? 5 है। ठीक है, ये होते हैं आपके रेडियल नोड। अब देखिए s के लिए अगर हम पूछें, l की वैल्यू तो क्या है आपकी? 0, n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ गई 6। तो ये जो आपका ग्राफ है जो आपने प्लॉट किया है, किसके लिए प्लॉट किया है? 6s के लिए। आया समझ में? ग्राफ आ गया ना? बिल्कुल समझ में, बिल्कुल। बस यही सिग्निफिकेंस है, यही आपको समझना है। क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है या तो आपसे पूछ लेगा कौन से ऑर्बिटल का है, या उसमें नोड के बारे में पूछ लेगा, आपके रेडियल नोड्स कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? देखिए इसको आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप अगर नोट करना भी है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज है, इसको आप एक बार नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो रेडियल नोड होते हैं ये होते क्या आके, कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं, मतलब विजुअल कैसे करते हैं इसको। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। इस हर एक ग्राफ के आगे आपको क्या करना है? एक स्पेस देना है। ठीक है ना, ताकि मैं आपको यही ग्राफ के आगे में समझा दूंगा। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब अगर हम देखें आपके 1s की बात करते हैं, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 1s की। ठीक है, अगर 1s के लिए अगर हम बात करें तो 1s का मतलब क्या है? ये तो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। ये आपका स्फेरिकल शेप है। ठीक है, और इस एस ऑर्बिटल में, स्फेरिकल में, आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, इस एरिया में आपको, पूरा के पूरे एरिया में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यही होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता है, बाकी उसके चारों तरफ जो पूरा का पूरा एस ऑर्बिटल है वहां पे कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिल सकता 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 है, कहीं पे भी मिल सकता है। ये होता है आपका 1s। क्या होता है? 1s। ठीक है, अब देखिए इनके क्या साइन भी होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो आपके ओरिजिन से ऊपर वाले होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं प्लस। ठीक है, जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं माइनस। ठीक है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस साइन रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, ये वेव फंक्शन के साइन है, वेव के साइन है। ठीक है, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सा होगा? 1s में केवल और केवल प्लस वाला। ठीक है ना, ये प्लस जो साइन है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस नहीं है और ना ही प्रोटॉन है। ठीक है ना, ये केवल साइन है, साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे एक भी रेडियल नोड आपको नहीं दिखेगा क्योंकि रेडियल नोड 0 होते हैं 1s में। ठीक है, इसलिए आपको 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं दिखेगा। ये डायग्राम आप 1s के आगे बना देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 2s के लिए। ठीक है, 2s के लिए मैं बात करूं तो देखिए ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके चारों तरफ आपका ये फर्स्ट, ये आपका s ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे वही आपकी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया में, स्फीयर के अंदर। क्लियर है, कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, ये है आपका 1s, 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 2s। अब जैसे 2s आएगा मतलब सेकंड सेल, उन दोनों के बीच में क्या है? आपका एक रेडियल नोड है। मतलब 1s से जब आप 2s जाओगे तो एक ब्लैंक स्पेस आएगा। क्या आएगा? ब्लैंक स्पेस। ठीक है, उस ब्लैंक स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। और उसके बाद जो आपका 2s आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये होता है आपका 2s, क्योंकि स्फेयर है, स्फेरिकली इसका शेप रहता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका स्फेरिकल शेप। क्लियर है, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको आप फुल कर सकते हो कंप्लीट ऐसे। ठीक है ना,
ये पूरा एरिया क्या बताता है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, पूरे के पूरे में। ये है आपका 2s, अंदर वाला 1s, बाहर वाला 2s। ये जो एरिया ब्लैंक स्पेस है ये होता है नोड। क्या होता है आपका, नोड। इसे हम क्या बोलते हैं, नोड। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। मतलब न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे पहले तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, फिर आपका एक स्पेस आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नोड, जहाँ पे तक इसको कट कर रहा है, ठीक है ना, कट कर रहा है यहाँ पे, ये स्पेस रहेगा, ये आपका नोड है। और उसके बाद आएगा वापस आपका सेकंड रीजन, ठीक है, सेकंड एस वाला। तो ये तो आपका रहता है पॉजिटिव जोन, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये, ठीक है, साइन है वेव फंक्शन का। ये जो एरिया रहेगा ये वाला, ये आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है ना, साइन है वेव फंक्शन का, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। वेव के दो साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साइन पॉजिटिव रहेगा, दूसरा उसके बाद क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका पॉजिटिव और कट करने के बाद आपका नेगेटिव साइन है वेव का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन और दूसरा नेगेटिव साइन है, इतना आपको समझ में है, ठीक है। नोड आगे समझ में कि नोड कितने, 1 नोड है, ये हमने लिखा दिया 2s के लिए। 3s की हम बात करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप 2s के सामने बना लेना, ठीक है। 3s की अगर हम बात करें, ये आपका 3s, ये तो आपका फर्स्ट वाला जो 1s है, ठीक है, सेम टू सेम वही बनेगा आपका, क्लियर है ये चीज। इसके बाद वापस कुछ ब्लैंक स्पेस आएगा और फिर आएगा आपका 2s, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद 3s कहां से आएगा, बिल्कुल सही, इसी के ऊपर, ठीक है। दो रेडियल नोड है इसमें, दो रेडियल नोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक तो ये हो गया, एक और बनेगा इसी के ऊपर, क्लियर। ये 1s 2s देन 3s, दो नोड दिखे आपको, एक तो ये नोड है और आपका एक ये नोड है, ये आपके नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ये किसका डायग्राम है, आपके 3s का। 4s का भी बनाओ, बना लोगे, ओके। 4s का क्या होगा, एक और आ जाएगा, 5s में एक और, 6s में एक और, ठीक है। तो आप समझ गए ना, बस कुल मिला के बात ये है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ को पहचानना आना चाहिए, उसमें रेडियल नोड कितने हैं वो आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। और एस ऑर्बिटल के लिए अगर ओरिजिन से स्टार्ट है तो वो एस के लिए नहीं होगा, वो पी या डी के लिए होगा। किसके लिए, पी या डी के लिए, उसका ग्राफ होता है ओरिजिन से स्टार्ट। और जो एस का ग्राफ होता है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वहीं से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद चलता रहेगा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके पी और डी के जो ग्राफ है वो हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से उसमें भी आपको रेडियल नोड ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पी और डी का आपको शेप पता ही होगा, डम्बेल और डबल डम्बेल, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इजी पड़ेगा, ठीक है, इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे हम रेडियल नोड्स को फाइंड आउट करते हैं और कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं आपके साई आर वर्सेस आर में, ठीक है। और अगर अपने को ग्राफ भी दिया हुआ हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से ऑर्बिटल का ग्राफ है, ठीक है। ये तो थे आपके एस ऑर्बिटल के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके पी डी और एफ ऑर्बिटल के, ठीक है ना। वैसे एफ का तो हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, उसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स, तो हम केवल आपके पी और डी के ग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जहां एस के जो ग्राफ थे एस ऑर्बिटल के, वो आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते, जबकि पी और डी के जो ग्राफ्स होते हैं वो आपके ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, और आप आगे लिख लीजिए ग्राफ्स ऑफ पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर स्टार्ट और ऑर्बिटल वर्सेस आर,
जो आपकी ग्राफ बनाओगे आपके साइन आर वर्सेज आर के ग्राफ, ठीक है ना, आर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए हमारा वही तरीका जो हम पहले लिया था, ठीक है, साइन आर, ये आपका आर, ठीक है। इस बार हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके 2p 3d और 4f के लिए। क्यों साथ में हम प्लॉट करें, क्यों, क्योंकि इन सब के लिए अगर आप देखोगे तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियल नोड क्या होता है आपका n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, सबके लिए आपके रेडियल नोड आएंगे 0, आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए हम इन तीनों का ग्राफ एक साथ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट कहां से होंगे आपके ओरिजिन से, मतलब यहां से, ठीक है, और नोड एक भी नहीं है, मतलब इसको कट नहीं करेगा, लाइक दिस, ठीक है। इस ग्राफ को आप डाउनवर्ड भी प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब डाउनवर्ड प्लॉट करोगे तो अगर अपर साइन आपका प्लस है तो डाउनवर्ड साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपका 2p 3d और 4f का ग्राफ है, ठीक है। वही अगर हम एक और ग्राफ प्लॉट करें आपके साइन आर वर्सेस आर का, ठीक है, किसके लिए हम करते हैं इस बार हम करते हैं आपका, आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा रह गया, ठीक है। इस बार हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका 3p 4d और 5f के लिए। यहाँ पे आप रेडियल नोड निकालोगे तो रेडियल नोड आएंगे आपके 1, ठीक है। मतलब ये ग्राफ को एक बार आपकी ओरिजेंटल लाइन को एक बार क्या करेगा, कट करेगा। देखिए कैसे, स्टार्ट ओरिजिन से होगा, ये कट करा और फिर ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, एक बार आपका कट करेगा, ठीक है। ये होगा आपका रेडियल नोड, ठीक है। ये चीजें जो ध्यान रखनी है। इसके बाद 4p 5d और 6f का मैं बनाऊंगा, उसमें रेडियल नोड कितने आएंगे, 2, बनाना है बना लेते हैं, देखिए ओके। देखिए अगर हम यहाँ प्लॉट करें आपके 4p 5d और 6f के बीच में, तो यहाँ पे जो आपका रेडियल नोड आते हैं वो आते हैं आपके पास 2, ठीक है। मतलब ग्राफ आपका 2 बार कट करेगा, 1 and 2, ठीक है। सेम टू सेम ग्राफ, +1 प्लस माइनस ये प्लस, ठीक है, क्लियर है। सेम टू सेम आपका ग्राफ रहेगा। नेक्स्ट 5p 6d 7f, कितनी बार आपका कितने रेडियल नोड होंगे, 3, कितनी बार कट करेगा, 3 बार, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इनके लिए हम शेप देखते हैं, जैसे हमने स्फेरिकल शेप देखे थे एस के लिए, वैसे पी के लिए कैसे कौन से शेप होते हैं। देखिए अगर हम पी के लिए शेप की बात करें, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। पी का शेप क्या होता है, डम्बबेल, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, इस पूरे रीजन में। ये आपका किसका शेप है, 2p का, ठीक है। एक भी नोड नहीं है, 0 आपके रेडियल नोड है, ठीक है। शेप होगा आपका 2p का, पहली बार। दूसरी बात, इसके जो दोनों लोब्स होते हैं इनके जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। एक अगर प्लस है आपका, अगर एक आपका प्लस है तो एक आपका क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है ना। जैसे अपर वाला प्लस है तो डाउनवर्ड वाला माइनस, ठीक है ना। तो जो दोनों लोब्स होते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम डी के लिए सेम लोब्स बनाएंगे तो डी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में आपके दोनों लोब्स सेम साइन के होते हैं, ठीक है ना। वहां वो चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल्स में आपके जो लोब्स के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, साइन ऑफ लोब्स ऑफ p orbital is always
अपोजिट इन नेचर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हुआ 2p के लिए। अब हम बात करते हैं 3p के लिए। 3p में आपका रेडियल नोड है 1। ठीक है, इस बार आपका रेडियल नोड आएगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी 2 लूप्स हो गई 2p ऑर्बिटल की। ठीक है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। अब जैसे 3p में आओगे, 3p में क्या हो जाएगा, सेम शेप रहेगा आपका। क्लियर, ये जो आपका एरिया रहेगा, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, और बीच वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, नोड। क्या कहलाएगा आपका, नोड। सेम लाइक दिस हियर। ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी हाई है। ये जो बीच वाला एरिया है, ये क्या है आपका, नोड, एक रेडियल नोड। ठीक है, जैसे एस में था सेम टू सेम वैसे का वैसा ही। अब मान लो अगर हमें 4p के लिए बनाना है तो 2 आइस और बना दो। ठीक है, तो वो किसके लिए हो जाएगा आपका, 4p के लिए। 5p के लिए बनाना है तो 2 आइस और बना दो। ठीक है, सेम डायग्राम रहेगा और सेम आपके नोट रहेंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है, देखिए रेडियल नोट तो हमने निकाल लिया। इसमें अगर मैं एंगुलर नोट पूछूं आपको, जैसे आपका p है, 2p है, यहाँ पे एंगुलर नोड वो कितना होगा, एंगुलर नोड को हम डिफाइन करते हैं एल से। एल की वैल्यू है 1, मतलब इसमें रेडियल नोड तो एक भी नहीं बट एक एंगुलर नोड है। ठीक है, वो क्या, कौन सा है, देखिए ये आपका मान लो सपोज करो एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो आपकी एक तो वाई एक्सिस रहेगी। ठीक है, और एक आपकी जेड एक्सिस रहेगी। ठीक है, ये सपोज करो वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, या फिर जो इसको बीच में से कट कर रही है, ये जो प्लेन होता है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर नोड। क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड। ये जो प्लेन इन दोनों को बीच में से कट रहा है, कट कर रहा है। हमने पढ़ा भी था, जो आपका पीएक्स होता है, पीएक्स के लिए जो एंगुलर नोड होता है या नोडल प्लेन होता है वो कौन सा होता है, वाई जेड। ठीक है, पीवाई, पीवाई के लिए आपका नोडल प्लेन कौन सा होता है, एक्स जेड जो है उसको हटा दो, बाकी के दोनों रख लो। पीजेड, पीजेड के लिए आपका नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई। आई थिंक आप लोगों को याद आया होगा कुछ। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पी में, एस में कुछ भी नहीं था, एस में आपका एंगुलर नोड नहीं था, वहां केवल रेडियल नोड थे। लेकिन पी में आपके रेडियल नोड तो है ही, उसके अलावा आपके एंगुलर नोड भी है। ठीक है, ये आपका जो सरफेस कट कर रहा है वो है आपका एंगुलर नोड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका रेडियल आपका एंगुलर नोड रहेगा। ठीक है, जो सरफेस को कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, 3 के लिए भी वापस 2 आइस ज्यादा बना दो, इस वाले के लिए अगर डायग्राम बनाना है तो। क्लियर है, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फंडा एक ही है, आपको रेडियल नोड निकालना है, एस का ग्राफ बनाना है तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। पी और डी का आपका किसी का बनाना है तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर, रेडियल नोड निकाल लो और जितने आपके रेडियल नोड है उनको कट कर दो। ठीक है, आपको मिल जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं डी के ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के ग्राफ। ठीक है, डी ऑर्बिटल के ग्राफ तो मैं आपको यही बता चुका हूँ। 3D का भी यही होगा, 4D का भी यही होगा और 5D का भी ग्राफ यही होगा। ठीक है, एफ में भी यही होगा। शेप क्या रहेगी, शेप यहाँ पे जैसे सिंगल डंबल है उसकी क्या होती है शेप, डबल डंबल, मतलब एक डंबल आपका इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रहेगा, इसको नोट कीजिए, फिर मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्स किसके लिए, आपके डी के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। अगर हम देखें ग्राफ, ग्राफ तो हमने देख लिया, ग्राफ तो आपके सेम ही है। अगर हम शेप देखें कि हम पी ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना,
तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको केवल शेप बता देता हूँ। जैसे आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें एल की वैल्यू, जहां पी के लिए एल की वैल्यू क्या थी 1, मतलब उसमें एक एंगुलर नोड था, ठीक है, वैसे ही डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 एंगुलर नोड होते हैं आपके, ठीक है, ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वो मैंने आपको जब डी के डायग्राम बनाए थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सब में मैंने बात बताया था आपको कि 2 आपके क्या होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है, केवल डी जेड स्क्वायर को छोड़ के, डी जेड स्क्वायर में आपके कोनिकल नोड्स होते हैं, ठीक है ना, बाकी सब में आपके 2 नोड्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसका जो शेप है वो भी आप देख लीजिए, शेप कैसा रहेगा आपका, जो डबल डम्बेल है उसके टाइप का, ठीक है, इस टाइप का रहेगा ये आपका, किसका रहेगा ये आपका 3D का, ठीक है, किसका 3D का। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो लोब्स होते हैं उनका साइन क्या होता है, सेम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साइन ऑफ लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, साइंस ऑफ both the lobes पढ़ लीजिए आप, साइन ऑफ both the lobes of the orbital is always same, क्या होता है वो सेम होता है, पी में आपका अपोजिट था, ठीक है, डी में क्या होता है सेम होता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें 2 नोडल प्लेन कौन से, एक तो ये प्लेन हो जाएगा और आपका एक ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ 3D के लिए। अगर मान लो आपको 4D का बनाना है, 4D में क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर आप एक और डम्बल बना दो, 4D के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3D, क्लियर। 4D के लिए क्या करना है अपने को, ये आपका 4D का रहेगा, और ये जो बीच वाला रीजन है वो क्या है आपका नोट, क्लियर है। जो आपको ध्यान रखना है, साइन क्या होंगे आपके, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस रहेगा, ये दोनों आपके माइनस रहेंगे, ये अगर प्लस है तो दूसरा अपोजिट वाला क्या रहेगा माइनस, ये भी क्या रहेगा आपका माइनस, ये माइनस है तो आपका अपोजिट वाला प्लस, और ये भी आपका प्लस, ठीक है, इस तरह के आपके साइन होंगे वेव फंक्शन के, ठीक है, सिंपल है। एफ के लिए हमने ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए आज हमने अपनी क्लास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया, ठीक है ना, हो सकता है कुछ बच्चों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म इसमें बहुत ज्यादा होती है, फिजिक्स का भी यूज होता है, मैथ्स का भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फिर से जो आपने नोट्स लिख लिए अभी तक, ठीक है ना, उसको एक बार दोबारा से पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे समझो स्टेप बाय स्टेप, कौन सी स्टेप इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ठीक है, वो देखो। श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन देखो, याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं, एक बार में अपने को याद नहीं करनी, ठीक है, उसकी जो फंक्शंस है वो देख लो कि कौन किसको डिनोट करता है, साइन आपका वेव फंक्शन है, ठीक है, वो देख लो आप। इसके बाद आप देख लो आपके जो नोट्स होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नोट्स 2 टाइप के होते हैं आपके, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, दोनों हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपका एंगुलर नोड होता है वो तो होता है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप पुराना लेक्चर देखो कि हम एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल नोड्स हो गए n-1, और वहां से आप निकाल लो आपके रेडियल नोड को, दैट इज n-l-1, वो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना, आई एम श्योर वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लो। उसके बाद ग्राफ आते हैं, ठीक है, ग्राफ में मैंने आपको एस के लिए बिल्कुल इजी तरीके से बताया था, ठीक है, रेडियल नोड निकाल लो, ठीक है, एस का ग्राफ होगा जो आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बाकी पी डी एफ के ग्राफ होंगे ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, सेम ग्राफ रहेंगे आपके। रेडियल नोड निकाल लो, जितने रेडियल नोड बनते हैं उतनी ही बार आपका ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा आपके हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है, ऊपर का साइन प्लस और नीचे वाला माइनस साइन, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने को आई एम श्योर आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ग्राफ प्लॉट किए साइन आर वर्सेस आर की, ठीक है, इसी से रिलेटेड कल भी हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज साइन स्क्वायर आर, और आर के ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले ये लेक्चर बिल्कुल जरूर रिवाइज कर लेना, और जितने ग्राफ बनाए हैं वो आप सीख लेना, ठीक है ना, ताकि
अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो आपको बिल्कुल एकदम इजी से समझ में आएंगे ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।